अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर शो। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आई एम श्योर आपने अखबार पढ़ लिया होगा, सारी ख़बरें जो हैं उनसे आप अपडेटेड होंगे। लेकिन अगर आपने अखबार नहीं पढ़ा है और अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स जो आई हैं, पूरे दिन में क्या होने वाला है, कल का पूरा दिन क्या हुआ, तो ये बताने के लिए हम हाजिर हैं। आज पूरा दिन क्या होगा इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। और इसके अलावा भी आपको पता है कि हम बात करते रहते हैं कि और क्या क्या होना है। तो आज जी हम बात करेंगे कल जो वाक़या पेश आया इस्लामाबाद हाईकोर्ट कचहरी में, जो गैर कानूनी चैम्बर्स मौजूद थे इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से, उनको जब गिराया गया, उनको मुनहदिम किया गया, तो वहाँ पर वकला जो थे वो एक मरतबा फिर से आपे से बाहर हो गए। और हमने हमेशा देखा है जब भी कोई इस तरह की सूरत हाल पेश आती है जहाँ पर वकला इन्वॉल्व होते हैं और वकला के अगेंस्ट अगर कोई ज़रा सी चीज़ हो जाए तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं और अजीब सा क्योस जो है ना वो मचा देते हैं। तो कल क्या हुआ, उन्होंने कैमरामैन जो थे मीडिया के उनको भी नहीं छोड़ा, वहाँ पर जो चैम्बर्स दूसरे वकला के मौजूद थे उनको भी नहीं छोड़ा। इस पर डिटेल से बात करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक होगा पीडीएम की जानिब से जो सियासत की जा रही है उसके बारे में इस वक्त क्या सूरत हाल है। आज हैदराबाद में जलसा होगा और हैदराबाद में आज बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच रहे हैं, मौलाना फजल रहमान पहुंच रहे हैं, इसके अलावा दीगर रहनुमा भी पहुंच रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज़ नहीं पहुंचेंगी क्योंकि उनकी जो साहबजादी हैं उनका एक्सीडेंट हुआ है और उनकी जो हालत है वो ज़रा थोड़ी ख़तरे में बताई जा रही थी, उनका ऑपरेशन वगैरह भी हुआ है, तो इसलिए वो वहाँ पर मौजूद नहीं होंगी। इस पर हमें डिटेल से बात करनी है। इसके अलावा जी बहुत बड़ी ख़बर कल आई, बहुत बड़ी डील थी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच था और पाकिस्तान ने 18 साल के बाद यानी 2003 के बाद ये टेस्ट सीरीज़ जीत ली है। किसकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही और ये कॉम्बिनेशन किस तरह का था, इस पर डिटेल से हमें ज़रा बात करनी है। तो कुछ तबसरे और तज्ज़िये जो हैं वो भी शामिल करने, और इसके साथ साथ पिंड सुल्तानी में एक शख्स हैं जिन्होंने फ़र्ज़ी रेलवे स्टेशन जो है वो तैयार किया है। क्या क्या शौक़ होते हैं लोगों के, लेकिन हम उनको अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका जो टैलेंट है उसको पूरी दुनिया के साथ मिलाने के लिए बैठे हुए हैं। आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले जो कल वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में उसकी बात कर लेते हैं और वो ये है कि हमारे निज़ाम अदल में इंसाफ की फराहमी के लिए बेंच और बार एक गाड़ी के दो पहिए समझे जाते हैं और ये दोनों साथ साथ चलें तो हम ये कह सकते हैं कि निज़ाम अदल जो है वो भी चलता रहता है। कल इस्लामाबाद में बदकिस्मती से एक ऐसा वाक़या हुआ है कि बार और बेंच आमने सामने आ गए और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने ज़िला कचहरी में कायम वकला के चैम्बर्स को गैर कानूनी करार देकर गिराया। तो वकील इश्तियाल में आ गए। वकला के एक ग्रुप ने एहतजाज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के चैम्बर में चले गए। वकला ने चीफ जस्टिस ब्लॉक में घुसकर हंगामा राई की, तोड़ फोड़ की, वहाँ की जो खिड़कियाँ थी वो तोड़ दी, जिससे अदालत के तकद्दुस के साथ साथ खिड़कियों में लगे शीशे भी किरची किरची हो गए। अदालती तर्जुमान ये कहते हैं कि 34 वकला को नामजद किया गया जिनके खिलाफ न सिर्फ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी बल्कि उनके लाइसेंस को मुअत्तल करने के लिए बार को रेफरेंस भी भेजा जाएगा। और ये इस तरह की कार्रवाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब भी वकला कुछ करते हैं, हमें याद है कि PIC में डॉक्टर्स के साथ जब इनका तनाज़ा हुआ था वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि एक मैदान जंग बना दिया गया था। डॉक्टर्स और ये वकला आमने सामने आ गए थे और फिर जब सूरत हाल को कंट्रोल किया तो ये कहा गया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। बहरहाल आज इस्लामाबाद की अदालतें बंद हैं और इंसाफ की फराहमी भी मुअत्तल है। इस तमाम सूरत हाल पर बार का क्या मौक़िफ़ है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस बारे में बात करते हैं। सुहेल साहब, हमें बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब कानूनदान ही कानून तोड़ने लगे तो हम कैसे कह सकते हैं, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माशरे में रूल ऑफ लॉ कायम हो सकेगा? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया मीडिया में हमें अपना मौक़िफ़ रखने के लिए मौका फराहम किया आपने, बहुत शुक्रिया इसके लिए। मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा सिर्फ इस चीज़ के साथ कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हर चीज़ की एक रूट कॉज होती है। आपने भी अभी कहा हम लोग प्री डिसाइसिव हो जाते हैं हर चीज़ के बारे में कि ये वकला ही ने गलत किया है और यही गलत होंगे। व्हाट इज़ रॉन्ग, ये मैं पहले अपनी स्टेटमेंट दे देता हूँ। जो गलत है वो गलत है, वो बार भी यही कहती है कि वो गलत है। इसीलिए तो आपको बुलाया ताकि आप अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रख सकें और आपका मौक़िफ़ भी आवाम तक पहुंच जाए। हम ये नहीं कह रहे कि वकला ही गलत हैं, लेकिन जो हिस्ट्री रही है उसमें हम ये देखते हैं कि वकला की जब इस तरह की उनका एटीट्यूड होता है, इस तरह का बिहेवियर होता है तो उनके अगेंस्ट होता कुछ नहीं है। कहा जाता है कि होगा लेकिन होता कुछ नहीं है। इसलिए आपको बुलाया ताकि आप अपना मौक़िफ़ दे सकें। थैंक यू वेरी मच जी। अब देखें, चेंबर आपने कहा गिराए जाने की बात, हम लोग प्री डिसाइसिव हो जाते हैं ना।
कोई इलीगल चेंबर वहां पर नहीं था। जो 3 चेंबर्स थे जिसके लिए कहा गया, हम खुद तैयार हैं, बार खुद तैयार है उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, उन लॉयर्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जिन्होंने कुछ भी इलीगल किया है। हम खुद ये कहते हैं, वी आर रेडी टू नॉट ओनली डिसमेंबर देम बट ऑल्सो टू कैंसिल देयर लाइसेंसेज फॉर दैट। लेकिन बात क्या है कि क्या 10 साल पुराने जो चेंबर्स गिराए गए हैं, क्या उनको गिराने का जवाज़ था? और क्या वहाँ पर कंप्यूटर्स जो पड़े हुए थे लॉयर्स के, उनको चुराने का कोई जवाज़ था? क्या वहाँ पर वकीलों को मारने का और उनको उठाकर लेकर जाने का कोई जवाज़ था? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जजेस ने जो हलफ लिया होता है, अभी देखें सारा कुछ कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, क्या अदालतें बंद करने का कोई जवाज़ है? क्या फ्राहमी इंसाफ का काम ऐसे बंद हो सकता है? लॉयर्स अगर स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो वो सिर्फ वो करते हैं, अदालती काम और फ्राहमी इंसाफ का काम उससे तात्तुल का शिकार नहीं होता या उससे बंद नहीं होता। अदालतें बंद होने से फ्राहमी इंसाफ का सारा काम रुक जाता है। अब मैं बताता हूँ वहाँ पर हुआ क्या। वहाँ पर CDA की एनफोर्समेंट आई 250 बंदा, वहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया के लोग आए 150 से 200, और जिस वक्त वहाँ पर पूछा गया है कि नायब तहसीलदार था अली जावेद, मैं नाम लेता हूँ, ये इन्वेस्टिगेट करें इन चीज़ों को। उस वक्त जिस वक्त उनसे पूछा जाता है कि आप वो पुराने चेंबर्स जो इलीगल नहीं हैं, जो शेड्यूल्ड हैं आपके अपने मुताबिक भी, उनको क्यों गिरा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि हमें सेशंस जज ने और चीफ जस्टिस ने हमें ये ऑर्डर किया है, ये सारे के सारे क्लियर करते। मैं दोबारा फिर से ये अपना मौक़िफ़ दे दूं कि ये उन्होंने कहा, ये अली जावेद जो नायब तहसीलदार था, ये उसका बयान है। अब उसके बाद जो सूरत हाल वो बनी है, उसको जिस वक्त बार के सीनियर्स आए हैं, जिस वक्त बार की कैबिनेट आई है, उस मामले को टैकल किया गया। और अभी भी मैं बताऊं, ऐसी किसी भी सूरत हाल में वी ऑल विद द लॉ, विद द रूल ऑफ लॉ। लेकिन हम ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को ख़त्म करने के लिए, कला कमा करने के लिए, ऐसे लोगों को सामने लाने के लिए आप बैठें तो सही हमारे साथ, आप बात तो करें। आपने तो ये FIR उठा के दे दी, आपने तो जिस वक्त अपने आप फरीक बन गए, तो मुझे बताइए मामला कौन हल करेगा सिवाय CJP के? मैं आपके चैनल के थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हम दोनों को बुलाएं, हमारा मौक़िफ़ सुने। अगर आप ये कहते हैं कि जिन जिन लॉयर्स की गलती है ये सारा, उस पर एक्शन हम लेने के लिए तैयार हैं। सुहेल साहब, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, आप सही बात कर रहे हैं कि जिन्होंने इंसाफ देना है वही अगर फरीक बन जाए तो फिर इंसाफ की किससे उम्मीद की जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप कानूनी माहिरीन हैं और आप ये बात करते हैं कि कानून के मुताबिक ही सब कुछ होना चाहिए, कानून के मुताबिक सबको इंसाफ मिलना चाहिए, तो फिर अगर वहाँ पर चैम्बर्स गिरा दिए गए जो आपके मुताबिक गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था और रेगुलराइज थे, वो गैर कानूनी नहीं थे, तो आपको नहीं लगता कि आपको फिर अदालत में जाना चाहिए था इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, ना कि इस तरह से जो रवैया इख्तियार किया गया वहाँ पर वकला की जानिब से तोड़-फोड़ शुरू कर दी गई? क्या ये सही था आपके नज़दीक? मैडम, बार इसको कंडेम करती है और हम खुद जिस वक्त हम ये कह रहे हैं कि बार इस पर एक्शन लेगी, तो आप अपनी FIRs दे के आप तो खुद पार्टी बन रहे हैं इसमें। आप बैठें तो सही हमारे साथ, आप बात तो करें। आप तो हमें जिस वक्त पार्टी बनाएंगे, मुझे बताइए मैं रिप्रेजेंट किसको कर रहा हूं? मैं लॉयर्स को, जो कैबिनेट है वो लॉयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। आप हमें जिस वक्त पार्टी बना लेंगे, मुझे बताइए हम आपका मौक़िफ़ वहां पर कैसे रखेंगे? और आप इसी वजह से मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके थ्रू कि एटलीस्ट लेट अस सिट टुगेदर और इसको हम रिजॉल्व करें। कल भी देखें, कल के मामले के ऊपर कल भी मेरा कोर्ट के सामने भी, जजेस के सामने भी यही मौक़िफ़ था कि लेट अस सिट टुगेदर एंड लेट अस रिजॉल्व द मैटर। अगर आप भी पार्टी बनेंगे और आप भी इस तरह से अना का शिकार होंगे तो मामला खत्म नहीं होगा। आपने राब्ता किया है उनको बात करने सामने के लिए? तो लाने दें। सुहेल साहब, आपने राब्ता किया है बात करने के लिए कि बैठकर इसको रिजॉल्व किया जाए? मैडम, वी आर नॉट ओनली ऑल टाइम रेडी, हम खुद गए हैं चीफ जस्टिस के पास। ये काइंडली ये भी मेरी बात रिकॉर्ड पर आ जाए, हम खुद गए हैं चीफ जस्टिस के पास, हमने खुद बुलाया है जस्टिस कियानी साहब को कि आप तशरीफ लाएं बार में। मैंने कंडक्ट किया वहां पर खड़े होके कि जी आप आए, बार के सारे मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप इनसे बात करें। उनको हमने इन्वाइट किया कि जी आप आए और लॉयर्स को भी कि आप अपना मौक़िफ़ भी सामने रखें ताकि किसी एक
रेजोल्यूशन के ऊपर हम लोग पहुंच सकें। लेकिन मैडम ये FIRs और ये पकड़ धकड़, इससे मुझे बताएं किसका नुकसान होगा? क्या पाकिस्तान का नुकसान नहीं है? क्या किसी के इल्म में ये बात नहीं है कि इस ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में, मास्टर प्लान में, क्या बताएं मुझे, गवर्नमेंट बता दे कहाँ पर अदालतें हैं? कभी गवर्नमेंट ने सोचा और कभी अदालतों ने भी इस चीज़ के ऊपर सोचा हम लोग कैसे गुजारा करते हैं? कभी देखा वहां पर जिले की कचहरी की जो अदालतें हैं वो कैसे मंडी नुमा सूरत हाल वहां पर बनी हुई है? कभी किसी ने लॉयर्स के बारे में सोचा? कभी लॉयर्स कॉम्प्लेक्स के बारे में कभी किसी ने बात की? वी आर रेडी टू डू दैट ऑल। लेकिन ये तो तरीका नहीं है। आप मरते हुए को और मारते हैं। आप ये कहते हैं कि ये चीख रहा है इसको और मारें। खुदारा मीडिया से भी मेरी गुजारिश है, आप हमारी बात सुने, जो कहना है कहें, हमें बिल्कुल आपका मौकिफ जो है, बिल्कुल सुहेल साहब आपका मौकिफ जो है वो अब सामने आ गया है और जहां तक आप पहुंचाना चाहते थे डेफिनेटली वहां तक पहुंच भी गया है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो कल जो सूरत आई इस्लामाबाद हाईकोर्ट कचहरी के बाहर, उस सारी सूरत हाल पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल सुहेल अकबर साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि बार कंडेम करता है कल जो सारी सूरत हाल पेश आई, लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से जो किया गया वो भी ठीक नहीं था, क्योंकि इनके मुताबिक जो वहाँ पर चैम्बर्स मौजूद थे वो गैर कानूनी नहीं थे और अगर इस सूरत हाल को रिजॉल्व करना है किसी तरह से तो बैठ कर बात करनी पड़ेगी, अना को साइड पर रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं जी और अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत की। और मुल्क की सियासत और हमारे मुल्क के जो हालात हैं उस पर पड़ोसी मुल्क किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि भारत न सिर्फ पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करने के लिए लाखों डॉलर्स खर्च करता है बल्कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडे के लिए बहुत हाथ पांव मारता रहता है। बदकिस्मती से कुछ अनासिर दुश्मन के हाथों में खिलौना भी बन जाते हैं और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे की बाकायदा मुहिम जो है वो भी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि शुरू हो जाती है। झूठ और फेक न्यूज़ के इस सैलाब ने कुछ सियासतदानों को भी अपनी लपेट में ले लिया है और वो दुश्मन का बयानियाँ जो हैं वो बोलने लगे हैं। हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ अर्से से फ़ौज के सियासी मामलात में मुलविस होने का तसलसल के साथ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बार बार ये कहा जाता है कि ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि कोई तीसरा फरीक है जो कि सियासत में इन्वॉल्व होता है, जो कि अपोजिशन के साथ जाकर बातचीत करता है, बैकडोर राब्ते करता है, जिसके बाद तर्जमान पाक फ़ौज ने इसका खुलकर जवाब दे दिया है। वो खुलकर सामने आ गया और उन्होंने ये कहा है, चैलेंज किया है बल्कि उन इल्ज़ामात लगाने वालों को कि अगर आपके पास सबूत हैं तो सामने लेकर आएँ। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि फ़ौज एक दिफाई इदारा है और इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्क की सियासी सूरत हाल और खुसूसन DG ISPR साहब की जानिब से जो बयान सामने आया है इसके ऊपर कुछ तबसरा और कुछ तज्जिया जो है वो भी हासिल कर लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। भट्टी साहब, पाक फ़ौज के तर्जुमान फिर से ये वाज़ेह कर दिया है, वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। इस वाज़ेह बयान के बाद ऑपोजिशन के बयानात की तोपों का रुख तब्दील होने की कोई तवक्को है आपको? देखें, DG ISPR पहले भी कह चुके हैं कि फ़ौज का ना सियासत से कोई वास्ता है ना लिंक है। अपोजिशन दरअसल पे दर पे नाकामियों के बाद ना उनके जलसे कामयाब हो सके, ना जुलूस कामयाब हो सके, ना ही वो इस्तीफों के बात पर दावे पर कायम रह सके। अचानक उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हम इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने के लिए उनके खिलाफ बयान देंगे और वो शायद खौफजदा होकर हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज़ करे। लेकिन हमें याद है कि आर्मी चीफ ने मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ मुलाकात में कहा था DG ISPR के मुताबिक कि अगर आप सियासी मामला जाके पार्लियामेंट में हल करें और कानूनी मामला जाके अदालतों में हल करें। तो जब PDM बनी और उसके बाद इन्होंने पहले इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया और फिर मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान ने चंद दिन से ये कहना शुरू किया कि हमें इमरान खान के बड़े तरले करते हैं। मेरी इतलात के मुताबिक वो तरले नहीं करते बल्कि PDM की क़यादत उन्हें मिन्नतें कर रही हैं कि अल्लाह के वास्ता हमें रेस्क्यू करो, हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई मौका दो। हम इस वक्त बुलंदवा बाले दावा कर चुके हैं लेकिन ना पब्लिक हमारे पास आ रही है ना हमें बचाया जा रहा है। माजी में भी यही होता रहा कि बाद लोगों को जब उन्हें कानून का दायरा उनके गिरद तंग हुआ तो उन लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल करके राह फरार इख्तियार की। तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहना चाह रही है, लेकिन ये इल्ज़ामात की तरह उन्हें थोड़ा सा डिफेंसिव करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई थी जो DG ISPR मेजर जनरल ने उसको नाकाम कर दिया।
अब लेकिन भट्टी साहब, ऑपोजिशन के बयान तो एक तरफ है, हुकूमती कैंप्स जो है वहाँ से भी इस तरह की बातें होती रहती हैं और शेख रशीद साहब इसमें सरे फहरिस्त हैं। और कुछ रोज़ पहले आपको याद होगा कि उन्होंने आसिफ जरदारी की डील का बयान दिया था। क्या वुज़रा भी अब इस बयान के बाद कुछ मोहतात हो जाएंगे, कुछ जिम्मेदाराना रवैया उनकी जानिब से इख्तियार किया जाएगा? ये सब नहीं, वज़ीर आज़म साहब भी दर्जनों मरतबा कह चुके हैं मेरे से NRO मांगा जा रहा है, मेरे से NRO, दर्जनों नहीं शायद सैकड़ों दफ़ा भी कम होगा, लेकिन आज तक उन्होंने NRO मांगने वाले का नाम नहीं बताया। तो मेरी अपनी ख्याल है वज़ीर आज़म को अपोजिशन मानती नहीं वज़ीर आज़म। अगर कहीं बैकडोर राब्ते हुए होंगे जो कि अब DG या SPR के मुताबिक तो नहीं हुए, तो इस्टेब्लिशमेंट से ही हुए होंगे, लेकिन इसमें बहुत सारा वुज़रा का भी हाथ है और हुकूमत का भी हाथ है। हुकूमत खुद अक्सर कहती है हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे, नहीं भाई, आपका उनके साथ एक पेज में होने का जवाब ही कोई नहीं है। आपने हुकूमत करनी है, वो सरहदों के मुहाफिज है, वहाँ उन्होंने गैर मुल्की ताकत, पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों के साथ जंग लड़नी है और बैरूनी और अंदरूनी साजिशों से पाकिस्तान को बचाना है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को अवॉइड करना चाहिए, वो भी इस्टेब्लिशमेंट को एक आइनी इदारा है, आइन और कानून के मुताबिक काम करता है, उन्हें इस तरह हर गुफ्तगू में नहीं लाना चाहिए कि जिस पर फिर आप यहाँ PDM उनके जवाब दर जवाब में एक नई बहस शुरू हो जाए। अदारों को किसी के लिए भी सियासी जमात का इस्तेमाल करना मुल्क में ना मुल्क के लिए बेहतर होता ना जमहूरियत के लिए। और भट्टी साहब, सेनेट में ओपन बैलेट का मामला जो है वो कानूनी से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि सियासी रुख इख्तियार करता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त सदारती रेफरेंस जो है वो चल रहा है। तो ये बताएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस के हक़ में और ओपन बैलेट के हक़ में राय देती है तो आपके ख्याल में क्या अपोजिशन इसको तस्लीम कर लेगी? नंबर एक तो जो आइन और कानून में है कि सेनेट के इंतहा खुफिया बैलेटिंग से होगा। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को इसके लिए पहले अदालत में खुद गए सुप्रीम कोर्ट, जब फैसला नहीं आया तो एक आर्डीनेंस से उन्हें इसको नहीं लाना चाहिए था। अगर लाना था, यकीनन कि ये अच्छा इक़दाम है, इससे करप्शन के फ़रोग में कमी आएगी। ये भी सच है कि सेनेट इलेक्शन में करोड़ों रुपए चलाए जाते हैं, रिश्वत दी जाती है और नजायज़ पैसों से सेनेटर बन जाते हैं। लेकिन बेहतर ये होता कि हुकूमत अगर सुप्रीम कोर्ट गई थी उससे जाने से पहले अपोजिशन के साथ बैठते और कुछ तजावीज़ उनकी लेते, कुछ अपनी देते और इसको करप्शन की दलदल को रोकने के लिए कोई अमली इक़दाम करते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अपोजिशन इमरान खान को वज़ीर आज़म मानने पे ही नहीं राज़ी, मैंने वज़ीर आज़म ही नहीं मानते और वज़ीर आज़म अक्सर अपनी गुफ्तगू में इन्हें डाकू और चोर कहते हैं। इसलिए दोनों हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब इसीलिए ज़्यादातर मीडिया पे आके एक दूसरे के खिलाफ गंद उछाला जा रहा है। तो मेरा ख्याल है, अगर मेरी ये अपनी राय है, यकीनन सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती है। सुप्रीम कोर्ट ओपन बैलेटिंग की शायद शो ऑफ हैंड की इजाज़त ना दे, वो असम्बली को ही रेफर करेंगे। ताहम अपोजिशन का तो काम होता है हमेशा इशू बनाना, लेकिन बदकिस्मती ये हुकूमत है इशू डिफ्यूज़ करने की बजाय इशू बनाने में ये अपोजिशन की हेल्प करती है और जिसकी वजह से अपोजिशन आके चीखो पुकार करती है। गो के एक अच्छा इकदाम था तो काश ये शो ऑफ हैंड से होता, ताकि करप्शन का एक दरवाज़ा दलदल तो बंद होता जो असम्बलियों में चलता है। लेकिन अब आने वाला वक्त में देखना है कि इसका सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला करेगी। किसी भी आइन और कानून की तशरीह करना सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है। बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये कह रहे हैं कि गो के एक अच्छा इकदाम हो जाता अगर शो ऑफ हैंड के ज़रिए ही सेनेट में वोटिंग होती, लेकिन इस मामले को इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज़ कर दिया गया है, इतना सियासी बना दिया गया है कि अब लगता है कि जो इसको ठीक करना भी चाहता है शायद उसकी नीयत भी ठीक नहीं है। तो इसलिए हमें इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपोजिशन और हुकूमत दोनों के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। तो जब डेडलॉक होगा तो फिर कानून साजी किस तरह से होगी, और कानून साजी अगर नहीं होगी तो फिर इस पार्लियामेंट का क्या फ़ायदा, क्योंकि पार्लियामेंट ये ऐवान जो हैं वो हैं ही कानून साजी के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं। दुनिया जो बदल रही है उसमें कुछ लोग अब भी ऐसे मौजूद हैं जो अपनी पुरानी जो यादें हैं उनको ताज़ा करने के लिए, उनको अपने साथ रखने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम करते हैं कि वो सारी ज़िंदगी उनके साथ रहें। टेक्नोलॉजी के सैलाब ने दुनिया को तेज़ी से बदल दिया है और जहाँ बहुत सी आसानियाँ पैदा हुई हैं वहीं इस तरक्की ने हमसे बहुत कुछ छीन भी लिया है। खुसूसन टेलीविज़न और स्मार्टफ़ोन ने लोगों को एक दूसरे से
दूर कर दिया है। शाम में आपको याद होगा कि दोस्तों की महफिलें जमा करती थी, दोस्त साथ मिलकर बैठा करते थे, पूरे दिन की बातें किया करते थे। गाँव और देहातों में इन महफिलों के लिए खुसूसी तौर पर बैठक भी बनाई जाती थी जो गाँव की पहचान थी। लेकिन अब बैठक का कल्चर जो है वो भी हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ता जा रहा है। और अगर लोग साथ बैठे हुए भी हों तो अपने फ़ोन्स में लगे होते हैं, ऐसा लगता है कि वो साथ बैठे हुए नहीं हैं। अपनी सकाफत और रिवायत से जुड़े कुछ अफराद ऐसे हैं जो अब भी इस कोशिश में मसरूफ़ हैं कि अपने कल्चर को महफूज बनाया जाए। अटक के रिहायशी हैं जी इंजीनियर अतीकुर रहमान। उन्होंने एक ऐसी बैठक बनाई है जो मुल्क भर के लोगों की तवज्जो हासिल किए हुए है। ये बैठक देखने में एक रेलवे स्टेशन की तरह लगती है जहाँ दोस्त और रिश्तेदार बैठकर घंटों बातें भी कर सकते हैं। इस बैठक में टिकट घर भी है, मुसाफिर खाना भी है और एक प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। मेहमान हैं अतीक, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनको किस तरह से ये ख्याल आया कि रेलवे स्टेशन की तर्ज पर उन्होंने बैठक बनानी है। अतीक, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आपका शौक था या अपनी सलाहियतें दिखाने का जुनून था? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मुझे असल में रेलवे स्टेशन पुराने जो इस तरह के पुराने छोटे देहातों के साथ रेलवे स्टेशन लगते हैं, ये बहुत पुरसकून से होते हैं और मुझे ऐसे रेलवे स्टेशन पे टाइम स्पेंड करना काफ़ी पसंद है। तो मैं काफ़ी मतलब शुरू से वालिदैन के साथ भी जब गाँव जाते थे तो हमारे गाँव के साथ, हमारे गाँव का नाम पिंड सुल्तानी है, तो उसके साथ दुमेल का रेलवे स्टेशन लगता है, बसाल का रेलवे स्टेशन लगता है, वो भी बिल्कुल इसी तरह के रेलवे स्टेशन है। वहाँ पे लोग काफ़ी कम होते हैं, ट्रेन काफ़ी कम आती हैं, तो वहाँ पे जाके हम ये टाइम स्पेंड करते थे। तो जब गांव में एक बैठक बनाने का ख्याल आया दोस्तों के लिए, ताकि हम, क्योंकि मैं गांव अक्सर जाता रहता हूँ हर एक वीकेंड छोड़ के, तो फिर सोचा क्यों ना इसको उसी तर्ज पे बनाया जाए, क्योंकि हमारे गांव में भी और कोई जब भी हम कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं तो वो एक रेलवे स्टेशन ही नॉर्मली हम जाते हैं। तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि क्यों ना अपने घर के पास अपनी जगह पे एक बैठक इस तरह पे बनाई जाए जो कि बिल्कुल एक रेलवे स्टेशन की तरह लगे और उसमें हम अपना टाइम स्पेंड कर सकें दोस्तों के साथ। सही। अच्छा अतीक, ये बताएं मुझे, क्या इसमें ख़र्चा कितना ज़्यादा आया है? इस तरह के रेलवे स्टेशन पे हम देख सकते हैं और मैं इस वक्त देख भी रही हूँ, अपने नाज़रीन को दिखा भी रही हूँ कि काफ़ी ख़र्चा भी आया होगा। अंदाज़न कितने पैसे आपने खर्च किए होंगे इस पर? ये ज़मीन तो अपनी थी जिस पे हमने बनाया ना, तो इस पे बाकी खर्चा हमने 3 साल के अरसे में इसको आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल किया। इस पे तकरीबन 8 लाख के करीब खर्चा आया जी हमारा। 8 लाख के करीब खर्चा आया। और आप का सिर्फ शौक ये था कि इसको बना के मैंने दोस्तों को बिठाना है, या फिर ये भी चाहते थे कि ज़रा जब लोगों को इर्द गिर्द के और पूरे पाकिस्तान को पता चले तो उसका भी ज़रा थोड़ा सा चार्म होता है? नहीं, मेरे जब बना रहा था तो मेरे ज़हन में नहीं था कि ये इतना अछूता ख्याल है लोगों के लिए। मुझे तो इतना ज़्यादा वो डिफरेंट ज़रूर था, लेकिन इतना नहीं लगा कि ये इतना ज़्यादा डिफरेंट सोचा जाएगा इसके बारे में। तो वैसे मैंने पर्सनली तो इसको अपने प्राइवेटली तौर पे अपने लिए बनाया कि मैं दोस्तों के साथ या खुद भी जब गाँव जाता हूँ तो वहाँ किताबें वगैरह पढूँ और अपना रिटायरमेंट प्लान बेसिकली मैंने इसको एज अ बनाया कि बाद में मैं जाके इस पे ज़्यादा टाइम भी स्पेंड कर सकूँ। लेकिन अब क्योंकि लोग इस पे काफ़ी आ रहे हैं, इसको काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो इसको इसलिए हमने अभी पब्लिकली भी ओपन कर दिया, लोग इस पे आते हैं। यही मेरा सवाल था अतीक आपसे कि यहाँ पर कोई भी आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है, ये सबके लिए ओपन है वहाँ पर? जी, सबके लिए ओपन है और इसमें हम थोड़ी सी टाइमिंग रखेंगे क्योंकि गाँव है, थोड़ा फैमिली वाइज और इस तरह फीमेल्स के लिए अलग टाइम रखेंगे और एक दिन हम इसको अपने लिए थोड़ा सा इसको क्योंकि हमारा इसका जो असल मकसद था शुरू में बनने के लिए जगह में, वो सैटरडे को जाता हूँ, तो इसको हम सैटरडे को अपने लिए रखेंगे और बाकी 6 दिन पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे। 6 दिन पब्लिक के लिए ओपन रखेंगे। बहुत शुक्रिया अतीक, बहुत अच्छा ज़बरदस्त आइडिया है आपका। और डेफिनेटली हमारी जो रिवायात हैं उनको रिवाज के लिए इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी जेब से खर्च करके ये बैठकें जो होती हैं, पहले तो कहा जाता था कि सिर्फ गांव में होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी होती थी, शहरों में भी होती थी बैठकें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका कल्चर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। लोग बड़े बड़े घरों में जो है शिफ्ट होते जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर भी होते जा रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की बैठक होना डेफिनेटली, आप जब जाकर उधर बैठेंगे अपने दोस्तों के साथ तो आपकी पुरानी यादें जो हैं वो भी ताज़ा हो जाएंगी। और इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको लिए चलेंगे क्रिकेट के मैदान में। पाकिस्तान ने हासिल की है बड़ी कामयाबी 18 साल के बाद। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के क्रिकेट मैच और टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हमें बात करनी है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ की। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया भाई पाकिस्तान ने, बड़ी ज़रूरत थी इस जीत की और न्यूजीलैंड के बाद जो सूरत हाल थी, जितना ज़्यादा
क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, तनकीद की जा रही थी, हम सब मिलकर कर रहे थे डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम तनकीद ही करेंगे ना, और इस तनकीद की वजह से ही मैं कहूँगी कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अच्छी खबर है जी क्रिकेट के मैदानों से, और वो ये है कि शाहीनों ने टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में फ़तह का मज़ा चख लिया है। 2003 के बाद बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को न सिर्फ सीरीज़ हराई है बल्कि दोनों टेस्ट जीतकर क्लीन स्वीप भी किया है। तारीखी फतह के साथ पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में 5वीं पोजीशन पर आ गया है। और बात कर लेते हैं अब उन क्रिकेटर्स की जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जिनको क्रेडिट देना चाहिए। हसन अली फास्ट बॉलर जिन्होंने तवील अरसे के बाद कौमी टीम में वापसी की है और उन्होंने 10 विकेटें ली हैं और यादगार ना सिर्फ बनाया है उन्होंने इस मैच को, बल्कि अब उन्होंने अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त भी साबित कर दिया है। इस सीरीज़ में फवाद आलम की कारकर्दगी की बात करें, अजहर अली की कारकर्दगी की बात करें, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सब ने ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये तमाम बैट्समैन जो हैं ये अच्छी बैटिंग लाइन की तरफ जो है ये एक इशारा है कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो बैटिंग में अच्छा होने वाला है। इस सीरीज़ में ओपनिंग का मसला ताहम बरकरार रहा। टीम में शामिल स्पिनर नुमान अली ने अपनी उम्दा बॉलिंग से जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान किया रखा, जबकि टीम की कारकर्दगी मज़ीद कैसी में क्या क्या बेहतरी हो सकती थी और ख़ामियाँ कहाँ कहाँ हैं, ये बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर उमर गुल। उमर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बाबर आजम की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बतौर टेस्ट कप्तान वो एक बड़े इम्तहान में कामयाब हुए हैं, उनकी कप्तानी को किस तरह से आप देखते हैं और आपके ख्याल में उन्होंने बॉलिंग चेंज, इसके साथ साथ फील्ड पोजीशन और नया बॉल लेने के जो फैसले किए हैं उसमें कैसी कारकर्दगी रही उनकी? देखिए अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने अच्छी कप्तानी की, क्योंकि सीरीज तो हम जीत गए। तो अभी तो उसकी कप्तानी के जो फॉल्ट्स है अभी वो किसी को नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इन फ्यूचर जब भी वो ऐसे कोई लाइक मैचेस होंगे कि जिसमें रिजल्ट पाकिस्तान टीम के फेवर में नहीं जाएंगे तो ऑफ कोर्स फिर बाबर आजम की कप्तानी का पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो इस सीरीज में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ काफ़ी स्मूथली जा रहे थे, बाबर आजम के फेवर में जा रहे थे और पाकिस्तान टीम के फेवर में जा रहे थे। तो सो फार अभी तक तो जितने भी उसने डिसीजन वगैरह लिए बाबर आजम के फेवर में गए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप उमर, कि उमूमन हम ये देखते हैं कि जीत जो है वो सारी खामियों पर पर्दा डाल देती है, लेकिन अगर हम प्रोफेशनल लेवल पर बात करें तो जीत हो या हार, कारकर्दगी का तज्जिया ज़रूर किया जाता है। आपको कौमी स्क्वाड में कमियां कहाँ कहाँ पर नजर आई हैं? बिल्कुल ये बात नहीं हुई कि हम सीरीज जीत गए तो हमने कोई गलतियां नहीं की, बिल्कुल हमने गलतियां भी की है। स्पेशली स्टार्ट करेंगे हम ओपनर से, जहां पे हमारे ओपनर जो ना लाइक टॉप ऑर्डर ने कोई रन्स नहीं किए और मिडल ऑर्डर में हमारे ये अच्छा कि अजहर अली ने रन्स किए, फवाद ने किए और अपना बाबर और विकेट कीपर रिजवान ने रन्स किए। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ी सी वरी है अबाउट जो टॉप ऑर्डर है ओपनर्स की कि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिए। तो डेफिनेटली कि हम तो अब सीरीज जीत गए, लेकिन जो गलतियां हमने की है उस पर ज़रूर या इन फ्यूचर जो अभी हमारे जो T20 सीरीज आ रही है या इन फ्यूचर जो हमारी सीरीज होंगे तो डेफिनेटली हमारे ओपनर्स पे काम होंगे और उनके टेक्निक पे फ्लॉज है जो कि इतना मुश्किल काम नहीं है। और अगर इस टेक्निक्स पे उनकी जो छोटी मोटी टेक्निक्स है उस पर काम किया जाए तो नो डाउट इन फ्यूचर वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। और उमर, विकेट के बारे में कहा जा रहा था कि वो स्पिनर्स को मदद देगी, लेकिन फास्ट बॉलर से आए रहे, क्या लगता है आपको, क्या साउथ अफ्रीका पिच को समझने में नाकाम रहा? पिंडी स्टेडियम की अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये हमेशा पेसर को हेल्प करती है और पास्ट में भी पेसर को हेल्प की है और इस दफ़ा भी खैर एनीवे अभी तो जिस तरह के जो सरफेस था और जिस तरह के उसके जो विकेट के जो सरफेस नज़र आ रही थी काफ़ी ड्राई था के स्पिनर्स पे ज्यादा आउट करेंगे, जो कि आउट भी किए, उसके साउथ अफ्रीकन स्पिनर ने आउट किए। लेकिन अगर आप कंडीशन की बात करें यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में अभी भी ठंड है और लाइक कराची जैसा मौसम, धूप इतनी तेज नहीं है कि जिसकी वजह से ज्यादा पेचेस बन जाए, ज्यादा जो पिच होना वो खराब और ज्यादा टर्न मिले। लेकिन फिर भी ये है
एक तो मैंने पहले टेस्ट मैच से पहले भी एक बात की थी कि पाकिस्तान में स्पेशली वो बॉलर कामयाब हो गए जो रिवर्स स्विंग करना आता हो, जिसको रिवर्स स्विंग कर सकता हो। तो मेरे ख्याल से एक तो हसन अली ने उस चीज़ को प्रूव किया कि यार अब वो रिवर्स स्विंग कर रहा है, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ उसने बॉल की है। और दो थोड़ा सा फिर भी पेसर के लिए इतने उसमें हेल्प नहीं थी, लेकिन उसकी जो लाइन और लेंथ थी और जो उसने जो स्पेशली जो रिवर्स स्विंग से जो आउट किए, तो वो क्रेडिट जाता है हसन अली को। अच्छा, हसन से मुतालिक आपने बात किया है, तो मेरा अगला सवाल भी हसन के बारे में ही है कि उनका मुस्तकबिल आप पाकिस्तानी क्रिकेट में क्या देख रहे हैं, क्या किरदार उनका हो सकता है, और आपके ख्याल में हसन अली लंबे अरसे तक टीम में शामिल रह सकते हैं? देखिए, हसन अली की जब से उसने डेब्यू किया और डे बाय डे जिस तरह उसने परफॉर्म किया, और लास्ट जब 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 ये इंजर्ड नहीं हुआ था उससे पहले जो इसका उस साल था, वो तो ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर भी बना था। डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा था, टीम का हिस्सा ही था, वो मैन प्लेयर था टीम का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से उसका साल 1.5 साल ज़ाया हो गया। लेकिन अभी अगर आप देखें, वो काफ़ी अच्छे रिदम के साथ बॉल कर रहा था, फिटनेस की बहुत अच्छी थी, और जो जो हमेशा हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, चाहे वो जो भी प्लेयर हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो, चाहे वो 4 डे खेल रहा हो या 1 डे या T20 खेल रहा हो। अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हो, लॉन्गर वर्जन के क्रिकेट आप खेलते हो, 4 डे क्रिकेट खेलते हो, तो एक तो ये है कि एज अ बैट्समैन आपको डिफरेंट कंडीशन में आप खेलते हैं, आप क्रिकेट के साथ इन टच रहते हो, आपको ज़्यादा लंबी बारी करने का मौका मिलता है। सेम गोज विद द बॉलर कि अगर आपको लंबे स्पेल करना होते हैं, आपका एक स्पेल में अगर रिदम वापस नहीं आता, दूसरे तीसरे स्पेल में आपका रिदम वापस आ जाता है, आप लंबे स्पेल करते हो, जिसकी वजह से एक तो आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है लंबे बॉलिंग की। प्लस ये है कि सबसे बेहतरीन जो मेरा खुद भी एक्सपीरियंस है, जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हो या आपका रिदम नहीं होता, तो मैं हमेशा क्लब क्रिकेट खेलता था या 4 डे क्रिकेट में, तो डोमेस्टिक कभी भी मैंने नहीं छोड़ी। तो सेम गोज विद हसन अली की, जिस तरह उसने इंजरी के बाद कम बैक किया और फिर बैक टू बैक 8-9 मैचेस के लिए फर्स्ट क्लास के, जिससे उसकी कॉन्फिडेंस भी वापस आ गए और उसका रिदम भी वापस आ गया। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि बता ऑलराउंडर उनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों में कारकर्दगी अच्छी रही? बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैट्समैन ऑलराउंडर नहीं है, क्योंकि उसको अपनी बॉलिंग पे भी ध्यान देना होगा, उसको उस पर काम करना होगा। बैटिंग में तो नो डाउट अभी ये लास्ट सीरीज से बड़ा अच्छे फॉर्म में है, न्यूजीलैंड में भी उसने रन्स किए, यहाँ पे पाकिस्तान में भी इस सीरीज में भी रन्स किए, लेकिन मेरे ख्याल से स्टिल उसको अपनी बॉलिंग पे और भी काम करना होगा, स्पेशली अपने पेस पे काम करना होगा। बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर उमर गुल हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा डिटेल में हमने बात की कि क्या क्या खामियां हैं। और उमर ये कहते हैं कि पहले इस टेस्ट मैच जो हैं, ये टेस्ट सीरीज़ जो है, इसके बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस को इतना आसानी से जज नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर मुस्तकबिल में कोई सीरीज़ हारते हैं, मैच हारते हैं, उसके बाद ज़्यादा बेहतर तरीके से जायज़ा लिया जा सकता है उनकी कारकर्दगी का कि खामियां कहाँ पर थी और इसके साथ साथ बेहतरी कहाँ पर हो सकती है। हसन अली की तारीफ़ की, इसके साथ साथ फवाद आलम जो हैं उनकी वापसी हुई है, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, रिजवान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अजहर अली ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं हमारी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही। इसी रिदम के साथ अगर हम चले, इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम चले, हमारी क्रिकेट टीम अपनी फिटनेस को बरकरार रखा, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे और ऐसा ही एटीट्यूड रखा, तो इंशाल्लाह आगे भी जो हमारी टीम है वो इसी तरह से कारकर्दगी दिखाती रहेगी और दोबारा से नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट की टीम हम बनेंगे। अब एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हमें आपको बताना है स्लोगन के बारे में, अपनी सवारी खुद मुख्तारी। ये क्या है, इसकी डिटेल्स आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ख़वातीन मुल्क की तरक्की में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना किरदार अदा कर रही हैं। हर शोबे को आप देख लें, यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, वो ना सिर्फ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं बल्कि कई शोबों में अपनी बर्तरी भी साबित करती हैं। लेकिन घर से बाहर काम करने के लिए जो ख़वातीन जाती हैं, उनको अक्सर हम ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा दरपेश होता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहर ऐसे जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बराए नाम भी नहीं है। घर से दफ्तर, फैक्ट्री या काम की जगह पर जाना ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और ऐसे में अगर आपको खुद अपनी सवारी ना सिर्फ मिल जाए बल्कि आपको चलानी भी आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और पंजाब हुकूमत ने इसका बेड़ा उठाया है और ख़वातीन को मुफ्त बाइक चलाना सिखाया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इस पर लबीबा अरशद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं।
जमाने के साथ चलने का अज़म लिए ये खवातीन बाइक चलाने की तरबियत ले रही हैं। पंजाब हुकूमत के विमेन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट के तहत 18 से 50 साल तक खवातीन को मुफ्त तरबियत दी जाती है। हेलमेट के बगैर कभी भी नहीं चलाना। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इरफान अली कहते हैं कि हर 4 माह में 100 खवातीन अकेले मोटरसाइकिल चलाने के काबिल हो जाती हैं। 1800 के करीब फीमेल्स अब तक सीख चुकी हैं और उनके लाइसेंस भी बनाए जा चुके हैं। CTPL इस पे फोकस करती है कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाया जाए और आपको रोड्स पे अब फीमेल नज़र भी आती हैं। खवातीन का कहना है कि कहीं आने जाने के लिए अब किसी की मोहताजी नहीं रही। लोकल कन्वेंस यूज़ करने से हमारा रेंट फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरा ये कि जो उसमें हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। बेटी को स्कूल लाने ले जाने में परेशानी होती थी, ना कि मैं रिक्शे वाले या वैन वाले पे भरोसा करूं। मैं अपनी हिफाजत में खुद छोड़ के आती हूँ, खुद लेके आती हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाने वाली खवातीन की तादाद बढ़ रही है। जमाना बदल रहा है और लोगों की सोच भी। वो वक्त दूर नहीं जब सड़कों पर मर्दों के हमरा खवातीन की एक बड़ी तादाद बाइक चलाती दिखाई देगी। कैमरामैन इमरान मुगल के साथ लबीबा अरशद, CNN लाहौर। बड़ी ज़बरदस्त लबीबा अरशद ने रिपोर्ट बनाई है कि ख़वातीन जो है अपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है तो कोई मसला नहीं है, आपको हस्बैंड का वेट नहीं करना पड़ेगा या किसी और का वेट नहीं करना पड़ेगा कि कोई जाए बच्चों को छोड़ाए या बाज़ार से कोई सौदा सल्फ ले आए, आप खुद जा सकती हैं। और एक और बात, हमारे मुल्क की आबादी में ख़वातीन जो है उनकी 50% से ज़्यादा तादाद है, तो कोई भी मुल्क जहाँ पर 50% से ज़्यादा आबादी अगर कुछ नहीं कर रही होगी तो वो मुल्क तरक्की कैसे कर सकता है। अपनी ख़वातीन को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी ख़वातीन को एम्पावर करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं और ख़ातून खुद से अपने लिए कुछ करिए तो उसकी राह में एटलीस्ट रोड़े ना अटकाएं। इसके साथ ही वक्त जो है वो ख़त्म हो गया हमारे शो का। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।